Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Dear students, today our topic is thin layer chromatography. एज यू नो स्टूडेंट, हम पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. हमने क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन ले लिया. उसके बाद हमने टाइप्स शुरू की हुई थी. कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पर, जिसे TLC भी कहा जाता है. तो ये क्या होती है TLC और ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है इसका क्या मकसद है, और क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी अच्छी नहीं थी, क्या उससे हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे जो हमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है इसका प्रोसीजर यूज़ करना पड़ा. और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है स्टूडेंट. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसे आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जो ये तमाम टाइप्स है ना क्रोमेटोग्राफी की, ये थोड़ा सा बंदे को उलझा देती हैं. आपने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और आपने कोई रट्टा नहीं लगाना. बस आपने कॉन्सेप्ट लेना है और एग्ज़ाम में उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है. लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से देखते रहेंगे ना, अच्छे तरीके से सुनेंगे, तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और आपको मुझे यकीन है कि यही क्लास में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है. बेशक अगर आप बाद में ना भी पढ़ें, बेशक आप बुक वर्म ना बने, बस आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने और उसे दिमाग में बिठा लें. बस यही चीज़ है. उसके अलावा आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस आप लेक्चर सुने और उसे अच्छे तरीके से समझें. ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्या है हमारा टॉपिक? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट होती क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें फिल्टर पेपर यूज़ हो रहा था. तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है तो ये भी क्रोमेटोग्राफी. और इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, इसका जो है अपरेटस जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और ये होती क्या है स्टूडेंट. जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये सुपीरियर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी है. ये पेपर क्रोमेटोग्राफी से सुपीरियर है, मतलब इसका ज़्यादा फ़ायदा है और ये होगी भी उससे ज़्यादा रैपिड, मतलब ये उससे तेज़ काम करती होगी. एक चीज़ जो है हमें एक चीज़ का पहले पता होता है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ इसलिए बनाई जाती है ना ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. है ना बात ये. तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दे पाई, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जो वो उससे सुपीरियर है. ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज कंसीडर्ड टू बी superior to paper chromatography. Understand? The reason is that it is convenient and rapid. मैंने आपको बताया ना कि अगर जो दूसरी चीज़ जो है उसकी इन्वेंशन इसलिए होती है ताकि उससे हम ज़्यादा तेज़ी से काम ले सकें और उसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकें. Moreover, it has greater sharpness of separation and high sensitivity. अब सेपरेशन तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी हो रही थी. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. बट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है इसका जो प्रोसीजर है, जो इसका मतलब जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसे बहुत ज़्यादा स्पीड में काम लिया जाता है. ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होता है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो ये फ़ौरन डिटेक्शन कर सकती है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स की. कोई भी मिक्सर है तो उसमें अब जितनी इसमें सेंसिटिविटी होगी उतना ही ये ज़्यादा बताएगी ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें फाउंड है. तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसीलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी से सुपीरियर है. मैं बार बार इसे इसलिए कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क का पता चल जाए कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है और पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है. अगर आप डिफरेंस करके चीज़ों को याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा. ये भी एक लर्निंग टेक्निक होती है. Okay student, this technique of thin layer chromatography uses an adsorbent on a glass plate as a stationary phase, and development of the chromatograph gum take place as the mobile phase percolate through the adsorbent. Students, we know that in paper chromatography we use the filter paper as adsorbent, as a stationary phase, but in thin layer chromatography ग्लास प्लेट इज यूज एज अ एड्जॉर्बेंट. ओके स्टूडेंट, ग्लास प्लेट जो है उसे क्या किसके लिए यूज किया जा रहा है? एड्जॉर्बेंट के लिए. और इसका नाम थिन लेयर क्यों है? क्या है इसमें थिन लेयर? और ये हम जानेंगे कि थिन लेयर क्या होती है. ओके,
तो अब आपको इसके प्रोसीजर की समझ आ गई कि इसमें जो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी उसमें फिल्टर पेपर यूज हो रहे थे, एंड इन क्रोमेटोग्राफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ग्लास प्लेट्स आर यूज एज अ स्टेशनरी फेज। ओके स्टूडेंट, जो क्रोमेटो प्लेट्स होती हैं, जो मीन्स के जो क्रोमेटोग्राम होता है उससे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो ये हम पढ़ेंगे। सॉरी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक used to separate non-volatile mixture. Thin layer chromatography is performed on a sheet of glass, plastic or aluminium foil which is coated with a thin layer of adsorbent material, usually silica gel, aluminum oxide और सेलुलोज। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ आपके सामने रख देती हूँ ताकि आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है, और इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। बस इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। स्टूडेंट ये होती है हमारी क्रोमेटोग्राफिक प्लेट्स। ये ग्लास प्लेट्स होती हैं, जैसे हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर यूज़ हो रहे थे, इसी तरह इसमें जो है वो ग्लास प्लेट्स जो होती हैं, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप आप यूज़ करते होंगे, साइंस स्टूडेंट को तो पता ही होता है। माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड्स होती हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो डिटेक्शन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स की या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उन्हें हम चेक कर रहे होते हैं, तो वो स्लाइड्स नहीं होती ग्लास स्लाइड्स, यही स्लाइड्स जो हैं इसमें यूज़ होती हैं। ये इन स्लाइड्स की प्रिपरेशन कैसे होती है? द मोस्ट वाइडली यूज एडसॉर्बेंट इज़ अ सिलिका जेल। ज़्यादातर जो इनकी प्रिपरेशन के लिए चीज़ यूज़ होती है वो क्या होती है? सिलिका जेल, ठीक है। A building agent usually plaster of Paris is often incorporated with a silica gel. अब इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो सिलिका जेल के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इन स्लाइड के ऊपर जो हम कोई भी हमारा जो सॉल्वेंट है जिसकी हम थिन लेयर बना रहे हैं, जिससे हम इसे कोट कर रहे हैं, वो क्या हो, वो इसके ऊपर होल्ड रहे, मतलब वो ये जो थिन लेयर है वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो उसे क्या होल्डिंग कैपेसिटी देता है। उसके अलावा स्टूडेंट बहुत सारे जो हैं जैसे पोलीअमाइड पाउडर, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम सल्फेट, इन्हें भी कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जिस चीज़ से हम लोगों ने इसकी कोटिंग करनी होती है उसे कहते हैं स्लरी। स्लरी की प्रिपरेशन कैसे होती है? द वेड अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट इज टेकन इन अ बॉटल एंड वाटर इज एडेड इनटू इट. The bottle is shaken vigorously until a homogeneous thick slurry has been formed. The slurry should not be too thick or too thin. Some adsorbent powdered cellulose form stable layer bind well to glass, but most of them require addition of binder. The most commonly used binder is calcium sulfate. स्टूडेंट जो स्लरी की प्रिपरेशन होती है उसमें क्या होता है कि हम एक बॉटल जो है उसके अंदर हम ले लेते हैं एडसॉर्बेंट, जिसे हमने थिन लेयर के तौर पर यूज़ करना है, ओके। वो कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सिलिकेट, आप इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम सिलिकेट, पोलीअमाइड पाउडर या कैल्शियम सल्फेट इसमें यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है ताकि उसमें मतलब उसमें गुठलियाँ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ना बने। बिल्कुल हमारी क्लियर जो है स्लरी होनी चाहिए, और स्लरी को ना तो ज़्यादा थिक कर दें और ना ज़्यादा थिन करें, क्यों, दरमियाने दर्जे की होनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से हमारी स्लाइड्स के ऊपर कोट हो सके। उसके बाद स्टूडेंट क्या किया जाता है, जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उन्हें पकड़कर एक सिरे से पकड़कर उन्हें उस जो स्लरी होती है उसके अंदर डिप किया जाता है और फिर उन्हें ओवन में रखकर 100 to 105 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए रख दिया जाता है। अब जो हमारी स्लाइड्स हैं वो एज अ एडसॉर्बेंट यूज़ होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट कुछ और हमारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने अपनी स्लाइड जो है उसे भी तैयार कर लिया, हमने स्लरी की प्रिपरेशन भी आपको बता दी कि किस तरह स्लरी को प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह स्लाइड्स के ऊपर लगा के उसे ड्राई कर दिया जाता है। अब हमने पढ़ने हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं।
नंबर 1 स्टूडेंट जो है वो है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में वही मैंने आपको बताया कि जो हमने कोट किए हैं अपनी प्लेट्स स्लरी के साथ, उसे हमने क्या करना है 100 to 105 सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए रख देना है। जब वो ड्राई हो जाएंगी तो उन्हें निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट। और उसके ऊपर वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो एड्जॉर्बेंट है जो हमारी ग्लास स्लाइड्स के ऊपर है वो उतरने का खर्चा होता है, जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। ठीक है। उसके बाद हमारी है सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट, द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस के अंदर सेपरेशन करनी है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सॉल्वेंट है। ठीक है। उसके बाद द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, जो हमने एड्जॉर्बेंट अपनी ग्लास साइड्स पे यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद स्टूडेंट है सैंपल एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ फाइन कैपिलरी ट्यूब और अ माइक्रोपाइपेट। माइक्रोपाइपेट पता क्या होती है? ऐसी पाइपेट जिसमें बहुत ही कम मिकदार की पैमाइश हो सके, छोटी सी पाइपेट हो। ठीक है। उससे हमने क्या लेना है, सैंपल लेना है और अप्लाइड इन अ स्मॉल स्पॉट्स। जो हमारी स्लाइड्स हैं, ये जो हमारी स्लाइड है इसके ऊपर हमने माइक्रो पाइपेट से ड्रॉप्स जो है वो डालने हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फाइन कैपिलरी ट्यूब और माइक्रोपाइपेट द सैंपल आर अप्लाइड इन स्मॉल स्पॉट्स। These spots are 2.5 cm from one edge। ये स्पॉट जो है 2.5 सेंटीमीटर एड्स के होने चाहिए ऑफ द प्लेट एंड एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और उससे 1 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए। Not more than 1 cm cube solution should be applied to each spot and the solvent is evaporated. The dry chromatoplate is now ready to be developed। ठीक है। अब जो हमारी ड्राई क्रोमेटोप्लेट्स थी वो रेडी हैं किसके लिए? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी सेपरेशन के लिए रेडी है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इसके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आती किसी भी पॉइंट से, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए ताकि आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। ओके फाइन। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या पॉइंट था? डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम जो है उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है? मोस्टली द असेंडिंग टेक्निक इज यूज इन स्पेशली डिजाइन डेवलपिंग चैम्बर विच इज कॉल्ड टैंक। स्टूडेंट, मैंने आपको असेंडिंग टेक्निक जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में बताई थी। असेंडिंग टेक्निक क्या होती है? उसमें क्या होता है कि जो हमारा एड्जॉर्बेंट होता है उसे हैंग कर दिया जाता है किसके अंदर? टैंक के अंदर। और जो हमारे डॉट्स होते हैं उन्हें ऊपर लगाया जाता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसे नीचे रखा जाता है। आपको पता होगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसे ज़रूर समझिए। ठीक है। Therefore it is recommended that paper is impregnated with a solvent should be placed round the sides of the tank. This is done to ensure that the atmosphere in the tank is saturated with a solvent vapor। जो आपका टैंक है जो वो से थोड़ा सा सैचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो नमी होती है वो भी हमारी सेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके स्टूडेंट फाइन। द क्रोमेटोप्लेट इज देन प्लेस्ड बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड the trough is filled with the solvent. After the tank is closed firmly with the lid। जब आप उसमें अपनी जो प्लेट है उसे हैंग कर देंगे, उसे अच्छे तरीके से रख देंगे असेंडिंग टेक्निक के साथ, तो उसे आप ऊपर प्लेट से ढक दें। आफ्टर when the solvent has moved to about 10 to 12 सेंटीमीटर above the origin। जब हमारा सॉल्वेंट जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर ओरिजिन से ऊपर मूव कर जाए तो जो हमारी प्लेट है उसे रिमूव कर दिया जाता है। द सॉल्वेंट फ्रंट इज केयरफुली मार्क विद द शार्प पेंसिल। जो हमारे सॉल्वेंट फ्रंट होता है, जहाँ से सॉल्वेंट ने मूव करना ऊपर शुरू किया था, वहाँ पे पेंसिल से मार्क किया जाता है। द सॉल्वेंट इवेपोरेट वेरी क्विकली फ्रॉम द प्लेट इज नाउ रेडी फॉर लोकेशन ऑफ सब्सटेंस। अब जो हमारी प्लेट्स है वो सब्सटेंस की लोकेशन के लिए रेडी है। अगर स्टूडेंट हम कोई कलरफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ये लोकेशन ऑफ कंपाउंड में आता है। तो अगर हमारी कोई कलरलेस चीज़ है तो उसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिक्सर्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा लाइट्स यूज़ होती हैं जो हमें डॉट्स का पता दिखा रही होती हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा कौन सी सब्सटेंस
मौजूद है। ओके स्टूडेंट, लोकेटिंग सब्सटेंस क्या होता है? मैनी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अपीयर एज अ डार्क स्पॉट अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड। अगर हमारा बैकग्राउंड लाइट होगा तो हमारे जो स्पॉट्स हैं एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के, वो क्या होंगे? डार्क होंगे। ओके, द developed chromatogram is inspected under UV light of suitable wavelength in the darkened box। darkened box जो है उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स डाली जाती हैं तो वो हमें लोकेशन बता देता है। इसी तरह स्टूडेंट कुछ जो है रिएजेंट्स जो हैं उन्हें भी यूज़ किया जाता है लोकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए। आयोडीन इज़ वेरी यूजफुल रिएजेंट, इसे नोट कर लीजिए। आयोडीन इज़ वेरी यूजफुल रिएजेंट इन मैनी केसेस। इट imparts a dark brown color. A 10% methanolic solution of iodine is placed on the chromatogram. Sometimes crystals of iodines are placed in the tank during the development. Iodine is very useful in identifying a large number of organic compounds. इसके अलावा आयोडीन के अलावा स्टूडेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये भी बहुत गुड लोकेटिंग रिएजेंट है। इसके अलावा हमारे पास यूवी लाइट और पोटाशियम पर मैग्नेट KMNO3 और नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। किसके? जो हमारी स्लाइड्स के ऊपर जो हमारा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी लोकेशन के। ओके स्टूडेंट, नंबर 5 पे है हमारा लोकेटिंग सब्सटेंसेस। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सब्सटेंसेस को लोकेट किया जाता है, यूवी लाइट को यूज़ करके। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, मेथनोलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन और नाइट्रिक एसिड और क्या था, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये गुड लोकेटिंग सब्सटेंसेस हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई यहाँ तक डाउट था तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। स्टूडेंट आपके कमेंट से आप ही को फ़ायदा होना है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले लेक्चर में आपको उसके आंसर ज़रूर दूंगी। ओके स्टूडेंट, अगर मुझे दोबारा वीडियो भी बनाना पड़ा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। इसलिए आप अच्छे तरीके से लेक्चर को देखा कीजिए और कॉन्सेप्ट्स जो है उन्हें दिमाग में बिठाया कीजिए। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और आपके तमाम जो है क्वेश्चन उनके अच्छे तरीके से आंसर दिए जाएंगे। तो हमने इसकी टेक्निक पढ़ ली कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में किस तरह जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सेपरेशन की जाती है, ठीक है। और मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। इतनी अच्छी टेक्निक जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी को भी पीछे छोड़ रही है तो इसके फ़ायदे भी तो बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो क्या है इसके यूजेस? Thin layer chromatography has been widely used for isolation, identification, purification of the individual component in the mixture. ये तो आपको पहले ही पता है कि क्रोमेटोग्राफी जो है उसकी कोई भी टाइप हो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, आइसोलेशन के लिए और सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होती है। थिन लेयर chromatography technique is very common technique for checking the purity of the product obtained in the organic synthesis। स्टूडेंट अब आप केमिस्ट बन चुके हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो प्योर है और कौन सी इम्प्योर है। तो आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक तो आती है, इसे यूज़ करें और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो आप प्योरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है मार्केट में जो है वो प्योर आ रही है और ये इम्प्योर है। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मौजूद हो तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है। Number 3, it is applied as a purification process. Number 4, the method is used in the laboratory for quick check on whether the reaction is complete or not. Thin layer chromatography is also used in the laboratory to detect whether the reaction is complete or not. Okay student, number 5, thin layer chromatography often serves in the identification of plant extract, drugs and adulterates in food products. Okay student, number 6, thin layer chromatography can easily carry out separation of metal with similar chemical properties. For example, nickel, cobalt, manganese, zinc can be separated by this technique. ओके स्टूडेंट, आपको इसकी एप्लीकेशंस की भी समझ आ गई। मैंने आपको बता दिया कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ये एक सेपरेशन टेक्निक है। इट इज़ सुपीरियर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी।
और इसकी टेक्निक क्या थी, इसमें किस तरह से हम अपने जो एड्जॉर्बेंट बना रहे थे, किस तरह सैलरी की प्रिपरेशन हुई, मैंने आपको सारा बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने बाकी स्टूडेंट फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए जिन्हें इस चैनल का नहीं पता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ के बारे में फुल कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बस टाइम पास नहीं है स्टूडेंट, ये कोई टाइम पास होने वाला कोई चैनल नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपको नॉलेज दिया जाता है, तो आप ज़रूर नॉलेज को गेन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बेस्ट ऑफ लक।